Good morning, dear friends. Welcome to all of you. Today we'll study general principle and process of isolation of elements. And today our topic are refining of metal and uses of some metals. So these are our topic for today. The first one is refining of metal. That what is the refining of metal? So metal which even after extraction some contain some impurities called crude metal. एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी हमारे मेटल में क्या कुछ impurities रह जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं crude metal. तो इस crude metal को हमें क्या करना होता है प्योरीफाई करना होता है या रिफाइंड करना होता है. अब जो मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस टाइप की इम्प्योरिटीज हैं या हमारा कौन सा मेटल होता है. तो जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं क्रूड मेटल को प्योरीफाई करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं रिफाइनिंग. इन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल आर कॉल्ड एज रिफाइनिंग. तो इसमें कुछ प्रोसेस हैं जो हमारी नीचे दी गई हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है या फिर हमारी क्रोमेटोग्राफिक मेथड है. तो ये कुछ प्रोसेस है हमारे जिनसे हम क्या करते हैं क्रूड मेटल को प्योरीफाई कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन में क्या होता है. So this method is used for the purification of volatile metal which have low boiling point such as zinc, mercury and cadmium. तो ये जो मेथड है हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं वोलाटाइल मेटल के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है. और इस मेथड का यूज तब करते हैं हम जब मेटल हमारा वोलाटाइल होता है, इम्प्योरिटीज हमारी क्या है नॉन वोलाटाइल होती हैं. तो इससे मेनली हम क्या है जिंक, मरकरी और कैडमियम का रिफाइंड करते हैं इस प्रोसेस का यूज करके. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि impure metal is heated in an iron retort and the vapor are condensed in a separate receiver. The pure metal distilled over leaving behind the non-volatile impurities in the retort. तो ये इस तरीके का हमारा apparatus होता है. दिस इज द ग्लास वेसल और वो क्या हमारा आयरन का होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्प्योरिटी के साथ मेटल है उसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं. तो मेटल वोलाटाइल होगा तो वो क्या होगा वेपर फॉर्म करके बाहर निकलेगा. तो जो हमारा कंडेंसर होता है उसमें क्या कंडेंस होगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हमें दूसरी साइड में इकट्ठा होता रहेगा. जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं जो कि नॉन वोलाटाइल हैं वो क्या करेंगी नीचे रह जाएंगी. तो इस तरीके से हम मेटल को क्या कर सकते हैं प्योरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो इसमें जो मेटल हम प्योरीफाई कर रहे हैं वो क्या हमारा वोलाटाइल है यानी वो क्या करेगा इजिली वेपर फॉर्म करेगा. तो मेटल वेपर फॉर्म करके बाहर निकल जाएगा, कंडेंसर से कंडेंस होकर वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा. जबकि इम्प्योरिटीज हमारी नॉन वोलाटाइल है तो वो यहाँ से रिमूव नहीं होंगी, वो क्या करेंगे हमारी नीचे ही रह जाएंगी. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट है हमारी लिक्वेशन. लिक्वेशन में क्या होता है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन दोज ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देम. यानी लिक्वेशन का यूज तब करते हैं जब मेटल जो है हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है लो होता है एज कम्पेयर टू द इम्प्योरिटीज. जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उससे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इसमें क्या करते हैं क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द स्लोपिंग हेल्थ ऑफ लेबोरेटरी फर्नेस. इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा क्रूड मेटल होता है उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं. इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसलिए हीट करते हैं अदरवाइज वहाँ ऑक्सीजन होगा या फिर आपकी कोई नाइट्रोजन होगी तो वो क्या करेगा उनके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेगा. इसीलिए क्या करते हैं इसको हम इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हीट करते हैं. तो इसके लिए क्या है कि इम्प्योर मेटल को हम हीट करेंगे तो जो हमारा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो वो क्या करेगा मेल्ट होके हमारा नीचे आ जाएगा. जबकि इम्प्योरिटीज हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है हाई है तो वो इजीली मेल्ट नहीं होंगी, वो हमारी क्या है स्लोपिंग हर्थ पे ही रह जाएंगी. जबकि मेटल हमारा क्या है प्योरीफाई होके नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या है मेटल को प्योरीफाई कर लेंगे इसकी इम्प्योरिटीज में से. तो इसके जरिए जनरली हम जो मेटल प्योरीफाई करते हैं वो होते हैं हमारे टिन और लेड जो है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो इस प्रोसेस से हम प्योरीफाई कर लेते हैं.
अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एज ए एनोड यूज करते हैं, और जो प्योर मेटल होता है उसको हम एज ए कैथोड यूज करते हैं। एक प्योर मेटल लेते हैं हम सेम, उसको एज ए कैथोड यूज करेंगे। तो उनको क्या करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, जिसके अंदर क्या है, सेम मेटल का क्या है, कोई सोल्यूबल साल्ट होता है। तो यहाँ क्या होगा, जो एनोड है हमारा, जो कि इम्प्योर हमने लिया है, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ मेटल आयन देगा हमें, और मेटल आयन क्या करेगा, यहाँ से आपका जो कि कैथोड था हमारा उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें मेनली क्या रिएक्शन होती है कि एनोड के ऊपर जो इम्प्योर मेटल है उसका डिकम्पल्सन होता है, वो मेटल आयन में टूट जाता है, और फिर वो मेटल आयन क्या करता है कि आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या है, नीचे एज ए एनोड में रह जाती हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, मेटल को हमारा प्योरीफाई कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, मोर बेसिक मेटल रिमेन इन द सॉल्यूशन, जो मोर बेसिक है वो सॉल्यूशन में रहेगा, एंड लेस बेसिक गो टू द एनोड मोड। लेस बेसिक हमारा क्या करें, नीचे एनोड मोड में चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, और गिव्स फ्री एनर्जी विच हम वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन। जो हमने ऑलरेडी गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि कब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। Good morning dear friends, welcome to all of you. Today we will study general principle and process of isolation of elements, and today our topic are refining of metal and uses of some metals. So these are our topic for today. उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, तो ये मेथड क्या है, इस मेथड का मेन प्रिंसिपल क्या है, दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। कि मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटीज हमारी क्या है, मोर सोल्यूबल होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोबाइल हीटर लेते हैं हम, जो कि जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है, क्रिड मेटल है, उसकी हम एक रोड ले लेते हैं, और एक सर्कुलर मोबाइल हीटर लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम पहले एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेंगे। इनर्ट इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो मेटल क्या करेगा, जो मेल्ट होगा तो वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। तो क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, इम्प्योरिटीज जो है हमारी वो भी क्या होंगी, मेल्ट होंगी, वो मेटल भी हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। तो जैसे ही हमारा हीटर एक एंड को हीट करेगा, दोनों मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद फर्दर मूव करेगा, तो क्या होगा उससे, कि जो मेटल है हमारा वो तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बट जो इम्प्योरिटीज है वो क्या रहेंगी, वहाँ पर डिजोल्व रहेंगी। क्योंकि कंसेप्ट क्या इसका, कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्युबल होती हैं, तो मेटल क्रिस्टलाइज होता रहेगा, जो कि इम्प्योरिटीज क्या डिजोल्व फॉर्म में रहेंगी। इस तरीके से क्या हम है, हीटर को हमारा आगे मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, एक साइड जो हमारा मेटल था जो कि मेल्ट हो रहा था, बाद में क्या हो, क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज क्या हमारी सोल्यूबल फॉर्म में ही रहती हैं। तो एक तरफ से हमें क्या है, हमारा प्योर मेटल क्रिस्टलाइज होता रहता है, और दूसरी तरफ हमारी इम्प्योरिटीज क्या है, आगे आ जाती है। तो इस तरीके से हम उसको वहां से कट करके हमें क्या, हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं हमारी जोन रिफाइनिंग। तो इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार करते हैं, और हीटर को सेम साइड में हम क्या करते हैं, मूव करते रहेंगे, तो एक साइड क्या होगा, हमारा इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, और दूसरी साइड क्या होगा, हमारा मेटल आ जाएगा। क्योंकि मेटल तो हमारा क्रिस्टलाइज होता रहेगा, और इम्प्योरिटीज क्या हमारे डिजोल्व फॉर्म में ही रहेंगी। तो इस तरीके से हम क्या है, मेटल को प्योरीफाई कर लेते हैं। और ये जो मेथड है हमारा यूज होता है मेनली प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर ऑफ द
and the other metal of very high purity, that is germanium, silicon, boron, gallium and indium के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये थी हमारी जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग। तो जो वेपर फेज रिफाइनिंग है, इसमें क्या होता है, क्रूड मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज by first converted into stable volatile compound by heating with a specific reagent at low temperature and then decomposing the volatile compound at the same higher temperature to get the pure metal। यानी इस मेथड में क्या होता है मेनली हमारा कि जो मेटल है उसको हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ कन्वर्ट करवा के उसको वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, उस वोलाटाइल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से वोलाटाइल कंपाउंड क्या होगा, आपका डिकम्पोज हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी वेपर फेज रिफाइनिंग करते हैं। तो इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए मेनली दो रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट क्या है कि मेटल शुड फॉर्म ए वोलाटाइल कंपाउंड, कि मेटल जो है हमारा एक वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म करे विद रिएजेंट। और दूसरा क्या है कंडीशन, रिक्वायरमेंट दैट वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, ताकि वोलाटाइल कंपाउंड क्या हमारा आसानी से डिकम्पोज हो जाए ताकि हमें प्योर मेटल इजीली मिल सके। तो इस मेथड में हमारी मेनली दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है हमारी मोंड प्रोसेस। तो मोंड प्रोसेस क्या है, मेनली हमारी रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल को रिफाइन करने के लिए हम क्या है, मोंड प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, निकल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं विद स्टीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या होता है कि निकल हमारा वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि निकल टेट्राकार्बोनिल होता है। यानी निकल को हमने क्या किया, इम्प्योर निकल था उसको हमने क्या किया, CO के साथ हीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उसने क्या फॉर्म कर लिया, निकिल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या हमारा वोलाटाइल है। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। तो इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जो इसमें इम्प्योरिटीज थी वो क्या होंगी, हमारी रिमूव हो जाएंगी और निकिल क्या करेगा, हमारा प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो जो, क्योंकि हमारा जो पहले स्टेप में जो वोलाटाइल कंपाउंड बना था, ये वोलाटाइल मींस जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज हमारी रिमूव हो जाती है और हमें क्या मिलता है, प्योर निकल मिल जाता है। दिस इज आवर मोंड प्रोसेस। उसके बाद है हमारा वेन आर्कल मेथड। तो वेन आर्कल मेथड भी मेनली हमारा मोंड प्रोसेस की तरह ही होता है एंड दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग द all the oxygen nitrogen present in the form of impurities in metal like zirconium and titanium। वेन आर्कल मेनली हम यूज करते हैं जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए टू रिमूव ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट, जो कि इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। तो इसमें भी क्या करते हैं, पहले हम क्रूड मेटल को क्या करते हैं, आयोडीन के साथ हीट करते हैं, जो कि क्या करता है, वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। उस वोलाटाइल कंपाउंड को फिर हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होगा, जो उसमें से इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी और हमें क्या मिलेगा, प्योर निकल हमें मिल जाएगा। सॉरी जिरकोनियम, प्योर जिरकोनियम हमें क्या होगा, मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं जिरकोनियम को। दिस इज आवर वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल में क्या किया हमने, जिरकोनियम को आयोडीन मेटल के साथ हीट किया तो उसने क्या किया, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, सॉरी वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। अब ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे हीट करने से हमें क्या होगा, इसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। दिस इज आवर वेन आर्कल मेथड। उसके बाद है हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफी एक हमारी मोस्ट वर्सटाइल एंड मॉडर्न मेथड है सेपरेशन करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए एंड टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। एलिमेंट की प्योरिटी और टेस्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो मेनली इसका प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमेटोग्राफी का, द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर एडजॉर्ब टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एडजॉर्बेंट। कि अगर एक मिक्सर है उसमें हमारे बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं उनका जो एडजॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा ऑन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के ऊपर उनका जो एडजॉर्प्शन होगा कंपोनेंट का वो क्या होगा, डिफरेंशियली होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट different component of mixer are adsorbed to the different extent on the adsorbent। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, मेनली दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज हमारा इधर सॉलिड और लिक्विड कुछ भी हो सकता है, और ऑन सॉलिड
स्पोर्ट while the mobile phase can be liquid gas or supercritical fluid। यानी दो फेज होंगे, एक हमारा क्या होगा, एक फेज स्टेशनरी फेज होगा, दूसरा हमारा मोबाइल फेज होगा। तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती हैं, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। यहाँ हम एक ही क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो हम स्टडी करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेरी टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम कॉलम लेते हैं जिसमें हम Al2O3 को कॉलम प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। और ग्लास ट्यूब में इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, मूविंग फेज होता है। तो ये जो मेथड है हमारा मेनली क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन द माइन्यूट क्वांटिटी, जो खुद कम अमाउंट में होते हैं उनका प्योरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट वेरी मच डिफरेंट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। इम्प्योरिटी में जो डिफरेंस उनका ज़्यादा नहीं होता है, तब इस मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने के लिए apparatus है। तो ये हमारी ग्लास ट्यूब है जिसको हम कॉलम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम Al2O3 मिक्स कर देते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, स्टेशनरी फेज फॉर्म कर लेता है। ऊपर से हम इसके अंदर सॉल्यूशन डाल लेंगे, वो क्या होगा, हमारा मूविंग फेज होगा। यानी स्टेशनरी फेज जो इस कॉलम में है हमारा, और जो ऊपर से डाल रहा है लिक्विड, वो क्या होगा, हमारा मूविंग फेज हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर हमारा जो मिक्सर हमने डाला उसमें अगर 3 कंपोनेंट है, तो यहाँ क्या होगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। मान लिया एक कंपोनेंट पहले एडजॉर्ब हो रहा है, यह कंपोनेंट ए बी सी है हमारा। अगर कंपोनेंट ए एडजॉर्ब पहले हो जाएगा तो उसका मोमेंट सबसे कम होगा। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट अगर बी एडजॉर्ब हो रहा है तो उसका मोमेंट और थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सी सबसे लास्ट में एडजॉर्ब हो रहा है तो वो क्या करेगा, फास्टली मूव करता हुआ हमारा नीचे आ जाएगा। यानी जो सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा उसका मोमेंट सबसे कम होगा, और जिसका एडजॉर्प्शन सबसे लास्ट में होगा उसका मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एडजॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नीचे आता रहेगा। तो इसमें इस तरीके से हमारे क्या है, तीनों कंपोनेंट जो भी है मिक्सचर में थे हमारे, उनको हमने क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम कलर कंपाउंड यूज करते हैं तो वो क्या, हमारा कलर बैंड भी बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है यूजेस। तो पहला है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेनली कहाँ यूज होता है, एल्यूमिनियम फोil आर यूज एज रैपर्स फॉर द चॉकलेट, रैपर बनाने में यूज होता है। द फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज यूज्ड इन द पेंट्स एंड लिक्वर, पेंट्स में इसका यूज किया जाता है और लिक्वर में। एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीशियम, इनका क्रोमियम मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। या वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इसका यूज करते हैं। अलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम बीइंग लाइट एंड वेरी यूजफुल, तो एल्यूमिनियम के अलॉय होते हैं बहुत हल्के होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद यूज ऑफ कॉपर। तो कॉपर मेनली क्या, हमारा वायर बनाने में यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, एंड फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप बनाने में भी इसका क्या है, यूज किया जाता है। इट is also used in several alloy that are rather tougher than the metal। इसका क्या है, एलॉय बनाने में यूज होता है। जैसे हमारा ब्रास है, अगर जिंक के साथ मिला देते हैं तो ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज बनता है विद टिन के साथ। एंड कॉइनेज अलॉय विद निकल, निकल के साथ क्या है, कॉइन बनाने वाले अलॉय बनाता है, कॉइनेज अलॉय। उसके बाद है हमारा जिंक। तो जिंक के क्या क्या यूजेस है, जिंक हमारा मेनली तो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, जहाँ हम क्या करते हैं, आयरन की गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो जिंक का यूज करते हैं रस्टिंग को रोकने के लिए। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द लार्ज क्वांटिटी इन बैटरी, बैटरी में भी यूज होता है, सच एज कंसिस्टेंट ऑफ मैनी एलॉय लाइक ब्रास है। कॉपर के साथ जिंक होता है, एंड जर्मन सिल्वर होता है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल होता है। जिंक डस्ट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक डस्ट भी हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, स्टफ एंड पेंट्स और एक्सेट्रा। उसके बाद है यूजेस ऑफ आयरन। आयरन के हमारे बहुत सारे यूज हैं। कास्ट आयरन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन इज यूज्ड फॉर casting stoves, railway sleepers, gutter pipes, toys, etc. And it is used in the manufacture of wrought iron and steel. Steel बनाने में हमारा आयरन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। wrought iron is used in making anchor, wires, bolts, chains and agriculture implements.
जो रोड आयरन है उसका हमारा यूज होता है वायर्स बनाने में, बोल्ट बनाने में, चेन्स बनाने में। स्टील फाइंड ए नंबर ऑफ यूज, स्टील का जो है हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। अलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हेन अदर मेटल आर एडेड टू इट। तो स्टील कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है हमारा, इसके अंदर क्या करते हैं, दूसरे आयरन के अंदर हम दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा क्या है, स्टील बनता है। जैसे निकल स्टील इज यूज फॉर मेकिंग केबल, ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स। क्रोम स्टील जो हमारा फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रेसिंग मशीन्स। स्टेनलेस स्टील का हमारा यूज होता है साइकिल, ऑटोमोबाइल, यूटेनल्स, पेंस और बहुत सारी चीजें बनाने में यूज होता है। तो ये थे हमारे यूजेज ऑफ सम मेटल। तो अभी हमने स्टडी किया डिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड यूजेज ऑफ मेटल। थैंक यू वेरी मच।